तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, विल गिव द हेडिंग फ्रिक्शन ऑन एन on a block in an inclined plane ऐसा लिख लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट में और इसको हम ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शन ऑन अ ब्लॉक इन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यहाँ पे ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देना सभी बच्चे, यहाँ पे हम कोई एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे। अच्छा, ये आ गया इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इस प्रकार से इसके ऊपर कोई ऐसा ब्लॉक रखा होगा, जैसे कल हमारे एग्जाम में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि कल हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं जब ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो लीजिए, आज वो घड़ी आ गई है, ये हम पढ़ेंगे जब ब्लॉक इस प्रकार से यहाँ पे प्लेस्ड है। एम मास का ये ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे कोई सरफेस है इंक्लाइन, उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे कि फाइंड आउट करो कि इस मास के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। फाइंड आउट करो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करे अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइंड आउट करो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा हमें पूछेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहती है। इसके अंदर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि मान लो कि ये जो सरफेस है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो सरफेस है ये गिवन होगा रफ है, दिस सरफेस इज रफ। यहाँ पे म्यू की कुछ वैल्यू गिवन होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये ब्लॉक और ये जो वेज है इसको वेज कहेंगे। इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो म्यू है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, रफ सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या फोर्सेस आएंगे देखना। एक तो फोर्स आएगा mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसके ऊपर n इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हम इस mg के दो कंपोनेंट्स यूजुअली बनाते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, हमें अलोंग द मोशन, ब्लॉक का मोशन कहाँ होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और ब्लॉक का मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो हमें फोर्सेस को ये और ये डायरेक्शन में कंपोनेंट वाइज लेना है। तो mg को हमने कंपोनेंट वाइज इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो ये अगर एंगल थीटा होता है, दिस एंगल आल्सो थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट आ गए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का मोशन भाई इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। अभी जब एक बार कंपोनेंट आ गए हमारे पास तो एस mg को देखने की ज़रूरत नहीं, एक फोर्स यहाँ पे बाकी रहेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे देखना mg sin थीटा अगर नीचे लगता है मतलब इस ब्लॉक को mg sin थीटा ये फोर्स नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इसके ऊपर कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा f। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम अगर दो इक्वेशन निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके ऊपर बनने वाले कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, mg नीचे लग रहा था, mg के मैंने दो कंपोनेंट ले लिया। ये एंगल अगर थीटा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग एक लाइन नीचे खींची, ये एंगल भी थीटा होता है। सो दिस बिकम्स mg cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा तो दूसरा ऑब्वियसली नीचे ही आएगा ताकि mg उसके इन बिटवीन आ जाए। तो दो फोर्सेस आ गए mg cos थीटा और mg sin थीटा। हमें पता चला फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे कोई डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। तो mg sin थीटा ये फोर्स अगर इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर लगेगा। कोई सिचुएशन भी हम देखेंगे जहाँ पे इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे हो सकता है, वो आगे आने वाले सवालों में करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर इफ़ ब्लॉक इज एट रेस्ट, इफ़ ब्लॉक
इज एट रेस्ट, ब्लॉक अगर रेस्ट पे है इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये mg साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तभी ब्लॉक क्या हो रहा है, रेस्ट में रह रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, अगर कोई दूसरी सिचुएशन है, कोई दूसरी सिचुएशन है इसी ब्लॉक के अंदर, हम इसको अगर सिचुएशन ए कर दे, सिचुएशन 1, और सिचुएशन 2 में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, वो पूरी कॉन्सेप्ट हमारे आज के डिस्कशन के लिए रेडी कर देगा। यही एग्जाम्पल को मैं नीचे अगर पेस्ट करता हूँ समवेयर हियर, इंस्टेड हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर ही एक्सप्लेन करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते। ठीक है, चलो तो इसके आगे जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मान लो अगर हम इसको और सॉल्व कर दे हैं तो ये mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं हम, म्यू इंटू एन, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, एन की वैल्यू यहाँ से मिल रही है mg कॉस थीटा। तो अभी जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा उस प्रकार से हम इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझ में आ गई, ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो एफ को mg साइन थीटा के बराबर कर देंगे, नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा के बराबर आएगी। ठीक है, ये एक पहली सिचुएशन हमने ली थी जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस प्रकार से इक्वेशन ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर सिचुएशन 1। इसके अंदर और एक सिचुएशन हम लेते हैं। ठीक है, इफ ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग, सिचुएशन नंबर 2 हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इफ ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ही कॉपी कर लेते हैं, किया कॉपी, यहाँ पे हमने लगा दिया, इसको हम बस कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट में ताकि ये खूबसूरत दिखे। ठीक है, चलो तो अगर ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इफ ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सेलरेट होगा बेटा, जब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस mg साइन थीटा से कम हो भी सकता है ना कि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, लेट्स से 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और mg कॉस थीटा का आंसर हमारा आया 3 न्यूटन। इसका मतलब है ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। यस, तो इन दैट सिचुएशन इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, यहाँ पे हम एक एरो दिखा देंगे, द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करते हैं, सो विल गेट mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू m, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, mg साइन थीटा को f के बराबर कर दिया था, क्योंकि वहां पे बॉडी कैसी थी, यहाँ पे बॉडी कैसी थी, रेस्ट पे थी, तो हमने दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया था, यहाँ पे देख सकते हो mg साइन थीटा और f को मैंने क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था। थोड़ी देर इसको छोड़ दो। इन दिस सिचुएशन अगर मैं कहूँ बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अभी mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे, राइट। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से वो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में, जो नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू द मोशन, मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा, n इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। पूछो क्यों, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, ब्लॉक ऐसे हवा में उड़ रहा है क्या ऊपर, या इस वेज को नीचे दबा के नीचे एक्सेलरेट कर रहा है क्या, हमने कहा नहीं, यहाँ पे कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। ये सिचुएशन 2 है। अगर मैं सिचुएशन 3 समझा दूँ और फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या हमें पता चलता है, हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिचुएशन 3 यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेट्स से द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, ऑब्वियसली अपने आप तो एक्सेलरेट नहीं होगा ब्लॉक, हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो
तो यहाँ से हम इस डायग्राम को फिर से एक बार कॉपी करते हैं, इस डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम ए का एरो हटा देते हैं, तो एफ को भी मैंने हटा दिया। अगर ब्लॉक को एक्सेलरेट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपने आप तो नहीं होगा, सो हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कि लेट्स से कि क्वेश्चन में गिवन है कि तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पे एफ, ठीक है, और ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। अगर ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और ब्लॉक अभी ऊपर मूव होने की दिशा में चल रहा है। कोई मुझे बता सकता है क्या इन दिस सिचुएशन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ये ऑप्शन 1 या ये ऑप्शन 2, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बोलो क्या लगता है? ऑप्शन 2, यस। तो बस इतनी सी बात है, यहाँ पे अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम स्मॉल एफ से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए तो इस ब्लॉक को हम यहाँ पे दिखाते हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, ये एफ यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स नीचे, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर लग रही है, ठीक है। और बॉडी कहाँ एक्सेलरेट होगी? बॉडी होगी ऊपर एक्सेलरेट, ऑब्वियसली ऊपर एक्सेलरेट होगी क्योंकि हम एफ एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। थोड़ा रिकॉल करते हैं, पीछे वाले सिचुएशन में जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? ग्रेविटी के कारण ये एम जी साइन थीटा बहुत ज़्यादा था, इसके कारण ब्लॉक नीचे अगर स्लाइड कर रहा था तो फ्रिक्शन कहाँ था? ऊपर हो रहा था। तो हमारा इक्वेशन कैसे बना था यहाँ से? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इन दिस सिचुएशन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो तय है, जो चेंज नहीं होगा तीनों सिचुएशन में, वो वाला होगा एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, जो इक्वेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये वाली सिचुएशन क्या लिखना चाहिए हमने? कौन सा कंपोनेंट हम लिखे? मैं दो ऑप्शन देता हूँ। क्या हमने एफ माइनस स्मॉल एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए लिखना चाहिए, या ऑप्शन बी दे रहा हूँ एफ प्लस एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल एफ प्लस, ऐसा करता हूँ इसे, यहाँ पे हम लिखते हैं एफ प्लस एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो मुझे अगर एक्सेलरेशन बॉडी का ऊपर हो रहा है वो देखते हुए इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन 1 सही होगा या इक्वेशन 2 सही होगा? है ना, लॉजिक वाली बात है ना, कि नीचे वाले दो पहले लिखे या ऊपर वाला पहले लिखे? कोई बता सकता है यहाँ पे कि कौन सा फोर कंपोनेंट हम पहले लिखे? मैंने बताया भी था कि कैसे लिखते हैं हम ये इक्वेशन। इक्वेशन 1 सही होगा या इक्वेशन 2? दोनों भी नहीं, क्यों? दोनों में से एक तो होगा बेटा। नहीं, माइनस ही आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सा सही होगा इक्वेशन लिखना? इक्वेशन 1 सही होगा, इक्वेशन 2 लिखना यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा इक्वेशन 2? बेसिक्स क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, कहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है? इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, तभी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी बॉडी, इसलिए ये वाला फोर्स हम सबसे पहले लिखेंगे, ये, इसलिए हमने एफ लिखा, ठीक है। फिर ये जो स्मॉल एफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस एफ। एम जी साइन थीटा भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके लिए भी हम लिखेंगे माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी से इक्वेशन गलत होगा, तो ये गलत है, हम इसको हटा ही देते हैं, डिलीट कर दिया। तो ये जो दूसरा इक्वेशन बना हमारा, ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। कई बार किताबों में देखोगे तो तुम ऐसा कॉमन लेकर इसको एफ प्लस एम जी साइन थीटा ऐसा भी लिख सकते हो, अगर तुम दोनों को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिखते हो, फ्रिक्शन को और एम जी साइन थीटा को, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो अंदर ये प्लस दिखेगा। जब ब्रैकेट खोलोगे यू विल सी दिस ओनली। तो आई रिकमेंड एक ही कोई पकड़ लो, हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे, ये वाला, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें ना हो। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी गॉट दिस इक्वेशन। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं।
सिचुएशन 1 2 3 तीन सिचुएशन हमें देखने, बस इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑन एन ब्लॉक इन एन इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। यहाँ पे mg sin थीटा इज इक्वल्स टू एफ लिखेंगे, ma की टर्म आएगी नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, हर हाल में ये सच होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है मतलब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, एक्सेलरेट कर रही है मतलब mg sin थीटा ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, इसलिए बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो इक्वेशन हमने क्या लिखा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स का कंपोनेंट हम पहले लिखते हैं, दैट इज mg sin थीटा माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ma लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, वो हर हाल में वैसे ही आएगा। तीसरी सिचुएशन, कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाने से बॉडी अगर ऊपर मूव कर रही है तो हर हाल में mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगा ना, इसके दो कंपोनेंट हमेशा नीचे आएंगे, एक mg cos थीटा इधर और एक mg sin थीटा इधर आएगा। तो जब हम F फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ये सिचुएशन में कहाँ है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, पीछे की तरफ। तो इक्वेशन हमने बनाया यहाँ पे, बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है उसी डायरेक्शन वाला फोर्स सबसे पहले लिखो, वो उस डायरेक्शन का फोर्स था F। F को तुम नीचे से यहाँ दिखा या मैंने इस डायग्राम में नीचे से ऊपर दिखाया है, डायरेक्शन तो दोनों सिचुएशन में सेम होगा। तो F यहाँ पे आ गया, माइनस उसके अपोजिट वाले फोर्स माइनस F एंड माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m। ये हमारी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को हम लगाते हैं। वो लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक टर्म ज़रूरी होगी जिसका नाम होगा एंगल ऑफ रिपोज। एक टर्म यहाँ पे हम दिखते हैं, एक टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल टर्म यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, इसको हमने कन्वर्ट किया टेक्स्ट में। फॉन्ट चेंज कर दिया, ये एंगल ऑफ रिपोज। अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो ये एक टर्म होती है जिसको हम थीटा आर से दिखाते हैं। कि मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन पे, कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे एम ब्लॉक है, सिचुएशन वही, ठीक है। ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा आर है, सफिक्स में आर लिखा, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या है एंगल ऑफ रिपोज का, तो सबसे पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज जो है ना, इट इज मैक्सिमम एंगल। पहले हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which body stays at rest, stays at rest, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये ऐसा मैक्सिमम एंगल है जिसपे बॉडी नीचे मूव ही नहीं करती है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट में। ये हमें पहला पॉइंट मिला, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये एंगल, मैक्सिमम एंगल कितना है, यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि 30 डिग्री तक बॉडी नीचे स्लाइड नहीं होगी, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि तुम 30 डिग्री के एंगल तक इस बॉडी को देखोगे तो बॉडी मूव नहीं होगी, रेस्ट पे रहेगी। 31 डिग्री का एंगल अगर बना देते हैं, अगर 31 डिग्री का एंगल होगा और मैंने कहा कि एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, तो बॉडी स्लाइड हो जाएगी। अगर एंगल है 28 डिग्री, एंगल है 28 डिग्री या मान लो 20 डिग्री है, तो बॉडी मूव होगी क्या, तो हम कहेंगे नहीं, बॉडी मूव नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी स्टेज एट रेस्ट, अगर मैं कहूँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री से नीचे कितना भी एंगल पे तुम बॉडी को रखो तो बॉडी नीचे अपने आप स्लाइड नहीं होगी। अगर मैंने कहा कि एंगल थीटा आर अगर 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 20 डिग्री, बॉडी मूव होगी क्या, हम कहेंगे नहीं, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर मैंने कहा कि थीटा मैंने जो लिया है वो लिया है 45 डिग्री, बॉडी मूव होगी क्या, यस, बॉडी विल स्लाइड, बॉडी विल मूव, मूव होगी, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है, इसका एक फॉर्मूला आता है कि एंगल ऑफ रिपोज का कुछ फॉर्मूला बनाओ, तो हम ऐसा बना सकते हैं, फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे, यहाँ पे मुझे फ्री बॉडी डायग्राम लगेगी, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये येलो कलर विजिबल है क्या, चेक करो एक बार, दिख रहा है ये येलो कलर।
तो यहाँ पे ये कंपोनेंट आता है एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या आता है एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या आता है नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ठीक है, और फ्रिक्शन इधर ही लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एम जी साइन थीटा को काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ये थीटा आर और इसको भी हम लिखते हैं थीटा आर, ठीक है। ये थीटा आर ऐसा एंगल है जहाँ पे मैक्सिमम एंगल है, जहाँ पे दो ये जो ब्लॉक रखा है वो स्लाइड नहीं हो रहा है, ये एफ एम जी साइन थीटा के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से कोई अगर हम यहाँ से इक्वेशन ड्रॉ करते हैं वो आ जाएगा एन इज इक्वल टू छोटा सा ही डेरिवेशन है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चों, कॉस थीटा आर, दिस इज इक्वल टू दिस लिखा, ओके। और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा वो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आर, ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं अभी इस एन की वैल्यू, ये इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, ये जो नीचे वाला इक्वेशन में थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ऊपर रखता हूँ, इसको हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। एफ को मैं म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आर। एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ एन विच वी विल पुट हियर, that is mu mg cos theta r is equals to mg sin theta r, ठीक है, ओके। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएगी, mg चला जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा मिल जाएगा मुझे, mu इज इक्वल्स टू sin थीटा r अपॉन cos थीटा r। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें ये मिल रहा है mu इज इक्वल्स टू tan थीटा r, ठीक है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आराम से पता चल सकता है अगर तुम्हें एंगल ऑफ रिपोज पता है तो। कितना खूबसूरत रिलेशन हमें मिला, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम एंगल, जहाँ तक बॉडी विल स्टेज एट रेस्ट। अगर मैं कहता हूँ एंगल ऑफ रिपोज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाई है, अगर मैं कहता हूँ थीटा आर 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री और उसके नीचे तक बॉडी विल स्टेज एट रेस्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम निकालना है तो हम 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, tan 30 डिग्री का जो आंसर आएगा दैट इज अवर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सो किसी क्वेश्चन में अगर म्यू गिवन नहीं है लेकिन एंगल ऑफ रिपल्स गिवन है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। बस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा इज लेस देन थीटा आर, यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट मी राइट विथ सम बिगर फॉन्ट, लेट्स से थीटा इज लेस देन थीटा आर, और यहाँ पे लेता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन थीटा आर, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि इन तीनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में बॉडी स्लाइड करेगी, 1, 2 या 3, ठीक है। थर्ड सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से ज्यादा है, मतलब बॉडी विल स्लाइड डाउन, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक ऐसा कॉलम बना देते हैं, इसको थोड़ा इधर लेकर आता हूँ, इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं, सेकंड मध्ये जैसे इट इज अबाउट टू मूव, तो इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं ना, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर हो गया, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, चलने को राजी हो गया है लेकिन थोड़ा अभी भी हिचकिचा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट लिखते हैं। अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, जिसको ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आता उसके लिए मैं लिख रहा हूँ ज़्यादा, या यू विल राइट मोर, ठीक है, जिसको लेस, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस है। यहाँ पे स्लाइडिंग होगी क्या, हम लिखेंगे नो स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं होगा बॉडी, ठीक है। कहाँ पे स्लाइड नहीं होगा, ये सिचुएशन नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक रखा है मैंने, ठीक है, ये मान लो ये थीटा है, ये थीटा अगर थीटा आर से कम है, थीटा अगर थीटा आर, कोई एग्जांपल लेता हूँ, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन इससे मैंने थीटा लिया है 30 डिग्री और मेरा थीटा आर है 45 डिग्री, यस, अभी सेंस बनाएगा ये। थीटा इज लेस देन थीटा आर मतलब क्या है, अगर थीटा मेरा 30 डिग्री है और थीटा आर 45 डिग्री है तो बॉडी स्लाइड होगी क्या,
नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉडी स्लाइड नहीं होगी मतलब बॉडी कहाँ पे है? बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट, विल राइट रेस्ट। ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? हम लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, एक नीचे में ये जो लिखा है ना, ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लेते, यहाँ पे देख पाए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसको हाईलाइट करते। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। थीटा 45 डिग्री का है और थीटा आर भी कितना है? 45 डिग्री है। मतलब एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू गिवन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग होगी क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट टू स्लाइड, जस्ट शुरुआत करेगा फिसलना, अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बॉडी फिर भी रेस्ट में रहेगी ना, बॉडी इज एट रेस्ट। हम थेरोटिकली कहते हैं कि यस अबाउट टू स्लाइड है, लेकिन फिर भी बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, चली नहीं अभी तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? हम लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसको 30 कर दो, हम 30 वाला एग्जांपल फॉलो कर दो, ये भी 30 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके, तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में अगर हम एग्जांपल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करें तो ये टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। एग्जांपल में लिया थीटा अगर है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री, मतलब हमारा थीटा ज़्यादा है, बॉडी स्लिप मारेगी, स्लिप होगी, स्लाइड होगी। यस, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉडी विल एक्सेलरेट? बॉडी विल एक्सेलरेट। ढलान ज़्यादा है, फिसल जाएगा ब्लॉक, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी क्या? बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इसे कंप्लीट कर सकते हो क्या? क्योंकि बॉडी मूव हो रही है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बॉडी विल मूव विद काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा, ऑल राइट, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जितना भी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अभी एग्जांपल्स करते हैं। और एक पेज, चलो हम तैयार हैं। क्या तुम लोग तैयार हो जोशीले जवानों? क्या तुम लोग तैयार हो सभी लोग? यस, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल समझ गए ना, फिर कोई भी एग्जांपल हमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि हम उसको देखते हुए थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर ले, बाद में क्वेश्चन क्या है उसे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि ये 53 डिग्री का एंगल है इंक्लिनेशन। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक है 3 kg का। ठीक है, राइट, और क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैं अभी लिखता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, कंसीडर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बी 37 डिग्री, फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नंबर 2 फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ एनी, ऐसा लिखना सही होगा। हो रहा होगा तो बताओ, नहीं हो रहा होगा तो जीरो भी बता सकते हो आंसर। दूसरा हम लिख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तब तक तुम लोग थोड़ा विजुअलाइज करो। कल मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट, पहले तो विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो उसी से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसे पहले कन्वर्ट कर लूँ, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को हटा देते हैं। कंसिडर एंगल फाइनल, यहाँ पे एक्सेलरेशन of block if any and the friction force which is acting on the block। पढ़ने में भी हमें थोड़ा सा फ्रेश फील हो, ये हमारा रहा क्वेश्चन। ठीक है, सो कंसिडर एंगल ऑफ रिपोज टू बी 37 डिग्री। ठीक है,
और 3 kg का ब्लॉक है, 53 डिग्री का एंगल ये गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ध्यान दो यहाँ पे पहली स्टेप, इस क्वेश्चन को मैं करके देता हूँ, तुम लोग समझ लो, कंप्लीट अटेंशन देके इस क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज से हम फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है वो से हम देखते हैं। तो वी नो दैट WKT, मतलब वी नो दैट tan थीटा r इज इक्वल्स टू म्यू। छोड़े इसे, हमें एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला जानना है। रिफ्रेश हो जाएगा, मैं आया पीछे, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला ये रहा, tan थीटा r इज इक्वल्स टू म्यू। इस फॉर्मूला को उठा लेते हो। ठीक है, यही से उठा लेता हूँ, इसको किया कॉपी हमने। तो हमें एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला पता है, ये तुम्हारे सामने देखो, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा r। तो म्यू मुझे मिल सकता है यहाँ से, तो वो निकाल लेते हैं। म्यू कितना आएगा, tan 37 डिग्री, क्योंकि थीटा आर की वैल्यू यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज कितना गिवन है, 37 डिग्री। 37 डिग्री की तुम लोगों को वैल्यू पता है क्या? हमने स्टार्टिंग में एंगल्स देखे थे। अगर ये एंगल 37 डिग्री का है तो ये 3, ये 4 और ये साइड 5 होती, 3/4 आएगा ये। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 3/4, 3/4 0.75 होता है। तो गॉट इट, वी गॉट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.75। ये कहाँ यूज करना है एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला, चेक, समझ गए। पिक्चर अभी बाकी है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है ब्लॉक का, अगर हो रहा है क्या नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने पड़ाव पहला कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली, एक कॉलम लगा दिया। सेकंड पड़ाव की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, मतलब क्वेश्चन और आंसर डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक, फिर आए हम इस ब्लॉक को लिया कि भाई साहब आप नीचे पधारिए, फर्स्ट फ्लोर से इसको ग्राउंड फ्लोर पे लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना भी आता है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, ये mg cos 53 डिग्री। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg sin 53 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कहाँ लगेगी, ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ये सिचुएशन में ऑब्वियस से ऊपर लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ ना हो इसलिए इस डायग्राम को मैं ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते, क्यों फाइंड आउट करते, पूरा मैं सबका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तुम मेरे साथ बने रहो बस। लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट करते, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये जो म्यू की वैल्यू आई है 0.75, और ये 3 किलो का ब्लॉक के नीचे जो फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू बना रहा है वो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, जो हमें पता है वो होता है म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.75 इंटू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, देख के बता सकते हो क्या, mg cos 53 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0.75 इंटू एम की वैल्यू कितनी है बताओ, 3, ये 10, cos 53 कितना आएगा, 53 वाला ट्राइंगल जानते हो क्या तुम लोग, आगे 4 इधर 3 इधर 5 होता है। cos 53 डिग्री कितना आएगा फिर, एडजेसेंट में 3, 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना आएगा बता, कैलकुलेट करके बताओ। ये 1 हो जाएगा, ये 2, या हम इसको 7.5 बना सकते हैं, लेट इट बी, ये 5 डिनोमीटर चला जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 0.75 इंटू, सही लिखा है ना, मास 3 kg, यस, सो 9 इंटू ये 2। ठीक है, कितना आ रहा है ये 4.5, 18 इंटू 0.75 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ यार, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 18 इंटू 0.75, 13.5, 13.5 न्यूटन आ रहा है। दैट्स आवर फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसके पैर के नीचे एल लिख देते हैं। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये यहाँ पे निकाली है, ये वैल्यू हमने यहाँ निकाली। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे mg sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अगर ये वैल्यू ज़्यादा रही तो समझ लेना बॉडी विल एक्सेलरेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
अगर इसकी वैल्यू इस F की वैल्यू से कम आई तो समझना ब्लॉक विल नॉट एक्सेलरेट। ठीक है, तो 2 स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गए। तीसरी स्टेप की तरफ हम चलते हैं। इस व्यू को मैं सीमलेस बना देता हूँ, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूँ। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ mg साइन 53 डिग्री। mg साइन 53 डिग्री का आंसर कितना आ रहा है? m कितना है? 24। ओके, सो 3 इंटू ये 10 साइन 53 कोई बता सकता है? इट इज 4/5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 4, 24 न्यूटन। यस, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। तो इन दोनों को हमने देखा, वाह वाह वाह, बढ़िया सा लगा हमें। हमने देखा कि यहाँ पे mg साइन 53 डिग्री की वैल्यू जो है आई है हमारे पास, वो कितनी आई है? 24 न्यूटन। ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक ठीक से पेशेंस रखना पड़ेगा बस। यहाँ पे इसको मैं फिर से रीड्रॉ करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की कितनी आई रे वैल्यू? 13.5 न्यूटन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है mg साइन 53 डिग्री की? हमने कहा कि वो वैल्यू आ रही है 24 न्यूटन। अभी मैंने पूछा क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी? बिल्कुल, कोई बच्चा भी बोल सकता है ना अभी कि डाउनवर्ड फोर्स 24 न्यूटन है, अपवर्ड में 13.5 है, तो एक्सेलरेट करेगी। अभी कहाँ एक्सेलरेट करेगी? डाउनवर्ड, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे डाउन एक्सेलरेट करेगी। सो द बॉडी विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। तो इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बनेगा, हमें एक्सेलरेशन सीधा सीधा मिल रहा है। 20 मतलब mg साइन 53 डिग्री माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन लिखेंगे। इस पूरे की वैल्यू आ गई 24, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो नॉर्मल रिएक्शन सब पुट करके आ गई 13.5, ऊपर हमने निकाला ब्लॉक का मास 3, एक्सेलरेशन ए हमें निकाला। तो यहाँ से a आ जाएगा 24 माइनस 13.5, दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार इकट्ठा इसे देखना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पकड़ लेंगे। हमें पूछा था कि भाई बोल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो बता, और एंगल ऑफ रिपोज गिवन था और ये हमारा क्वेश्चन था। एंगल ऑफ रिपोज के फॉर्मूला से हमें म्यू की वैल्यू मिल गई। उस म्यू की वैल्यू से हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली जो कि म्यू इंटू एन होती है। एन mg cos 53 डिग्री के बराबर है। गलती से भी n इज इक्वल टू mg मत लिखना यहाँ पे। n इज इक्वल टू mg कब आता है? जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो, नीचे mg ऊपर n। यहाँ पे वैसा है क्या? नहीं, यहाँ पे n के सामने कौन है? mg cos 53 डिग्री। तो n को हमने mg cos 53 डिग्री लिखा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए 13.5 न्यूटन लग रहा था। हमें जानना था कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी क्या, वो देखने के लिए हमने जो ये कंपोनेंट लिखा है mg साइन 53 डिग्री, उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करेगी। अगर इसकी वैल्यू इस f से मतलब 13.5 से ज़्यादा आ गई इसकी वैल्यू, तो बॉडी विल एक्सेलरेट। उसकी तलाश में हम आए नीचे, mg साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है 24 न्यूटन इज ग्रेटर देन 13.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? पूरा का पूरा 13.5 न्यूटन। और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 3.5। तो ये हमारा आंसर 1 रहा। दिस इज अवर आंसर 1, दिस इज एक्चुअली आंसर 2 एंड ये हमारा आंसर 1 है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको एक नेक्स्ट लेवल हम लेकर जाते हैं। सबको आया क्वेश्चन? रिप्लाई करे बच्चे। हम अभी ना 1 मिनट में क्वेश्चन में दिया है फाइंड वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ एनी, और 2 वैल्यूज हमें दी है म्यू एस एंड म्यू के। 2 किलो का ब्लॉक है, 37 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा गया है। तरीका स्टेप 1 बहुत सिंपल है। स्टेप 1 क्या होगी? यहाँ पे एफ बी डी हम निकालेंगे। एफ बी डी क्या होगी? यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, एक लगेगा एम जी कॉस 37 डिग्री, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगी, फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg की। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और यहाँ पे एम जी साइन 37 डिग्री लगे।
ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या स्टेप होगी हमारी, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप हमारी यहाँ लिखेंगे, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने निकाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम फाइंड आउट करेंगे एफ एल, एफ एल किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मुझे बताओ म्यू एस की वैल्यू लिखते हैं या म्यू के की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, नहीं होते तो वो एक ही म्यू हम यूज करते, कौन सा यूज करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, म्यू, म्यू एस वाला। तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यस, एम जी कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 0.4 इंटू मास इज 2 kg, जी की वैल्यू 10, कॉस 37 डिग्री कितना होता है, दैट इज एडजेसेंट में 4, हाइपोटेनियस में 5। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट करो, 0.4 इंटू 4 1.6, तो 1.6 इंटू 6.4 न्यूटन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6.4 न्यूटन। अच्छा, इससे क्या पता चलता है रे कि एम जी साइन 37 डिग्री की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई, इसको थोड़ा सा हमने छोटा करके यहाँ लिख दिया और इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे। पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये एम जी साइन 37 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, कितनी आएगी वो, एम दिया है 2, जी की वैल्यू 10, साइन 37 डिग्री 12 न्यूटन। ओके, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2, ये आ रहा है 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन इज ग्रेटर देन 6.4 न्यूटन, तो हम कहेंगे बॉडी विल एक्सेलरेट, बॉडी विल एक्सेलरेट। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं। स्टेप 3 में हम चलते हैं, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे अभी। ठीक है, तो जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करके हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉडी को लिखेंगे एफ के ऊपर, नीचे लिखेंगे हम एम जी साइन। इस स्टेप को अगर मैं नेक्स्ट पेज पर ही करूँगा तो वो ठीक रहेगा। तो एक पेज को कॉल करते हैं हम, ओके। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी ये वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज बॉडी विल, नोट सेपरेटली लिखते हैं ताकि बाद में जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आना चाहिए। लाइव क्लास में तो ये समझ में आएगा, अगर आ रहा होगा तो बाद में भी हमें समझ में आना चाहिए। एज बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, so friction acting is kinetic friction, so friction acting is kinetic friction। ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एफ के कितना होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना गिवन है बेटा, 0.3 दिख रहा है ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी साइन 30 डिग्री के बराबर, एम जी कॉस 37 डिग्री के बराबर, राइट। ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, उसका आंसर कितना आया था, ये 2 इंटू 2 4 16 आया था उसका आंसर। ठीक है, ये 0.3 इंटू 16 कितना आएगा, ये 4.8 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया हमारा, 4.8 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा था, 6.4। जब बॉडी एक्सेलरेट करने लगी फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया, देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालने जा रहे हैं ना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इधर। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ की, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, एम जी, ये वाला देखो, ये एम जी साइन 37 डिग्री, और बॉडी यहाँ एक्सेलरेट करेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एम जी साइन 37 डिग्री माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए।
कोई अगर यहाँ पे 6.4 पुट कर देता तो 110% आंसर गलत आ जाता और वो ऑप्शन में रहता ही रहता। जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी और क्वेश्चन में 2 म्यू गिवन है, तो जब एक्सेलरेट करेगी तो एफ के निकाल लेना म्यू के से, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, वो पुट करना यहाँ पे। ठीक है, तो एम जी साइन 37 डिग्री का आंसर मैंने पहले ही निकाल दिया था, जो कि आ रहा था 12 न्यूटन। सो दिस इज 12 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 4.8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन इज ए। तो इसे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सो दिस इज 7.2, तो कितना आया आंसर? 7.2 डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार लेक्चर होने के बाद जितनी भी मैंने स्टेप्स यहाँ पे की है उसको एक बार शांत दिमाग से देखोगे तो वो दिमाग में फिट होगा। अगर लेक्चर के बाद नहीं देखते हो तो वो दिमाग से आधी चीज़ें उड़ जाएगी। फिर जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो हाथ कब कब आएंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, मैं डीपीपी कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। डीपीपी के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम और 2-4 डिफरेंट केसेस आते हैं वो करेंगे, और परसों मस्त हम कुछ दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।